हेलो विद्यार्थियों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर दिया है। चैप्टर फर्स्ट में हमने मानव और भोजन और उसके स्वास्थ्य के बारे में बात की थी। भोजन और मानव स्वास्थ्य का एक गहरा संबंध होता है, इस बात पर आपसे चर्चा की थी और उस चर्चा में हमने बताया था आपको कि हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए। हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। अगर हमारा भोजन असंतुलित हो जाता है तो उसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो पोषक पदार्थ होते हैं उनमें से कोई ना कोई एक अब अनुपस्थित हो जाता है। यानी कि जब हमारे भोजन में भोजन के सभी अवयव मौजूद होते हैं तो उसे संतुलित भोजन कहा जाता है। और भोजन के सभी अवयव कौन कौन से हैं बताओ? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण, जल, रेशे, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जो हमारे भोजन में उपस्थित होनी चाहिए। अब अगर इनमें से कोई भी अनुपस्थित रह जाता है तो भोजन असंतुलित हो गया। और अगर लंबे समय तक इन पोषक पदार्थों में से कोई भी एक या अधिक पोषक तत्व आपके भोजन में अनुपस्थित रहता है तो हम कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। और जो कुपोषण होता है उस कुपोषण के जो लक्षण होते हैं वो हमारे शरीर पर स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। ये हमारे शरीर पर शारीरिक और मानसिक दुर्बलता के रूप में प्रकट होते हैं। अतः हमें हमारे भोजन में उपस्थित विभिन्न प्रकार के आवश्यक तत्वों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए इस चैप्टर में आपको जो भी पोषक तत्व हैं उन सब पोषक तत्वों का क्या महत्वपूर्ण योगदान होता है आपके शरीर के विकास, वृद्धि और विकास में, और उनकी कमी से आपको क्या परेशानी हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में आपको बताई जा रही हैं। तो पिछले वीडियो में आपसे चर्चा की थी हमने विटामिन कुपोषण की। किसकी चर्चा की थी? विटामिन कुपोषण की। विटामिन जो होते हैं वो आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है, बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है। और विटामिन की कमी होने पर इसके जो लक्षण होते हैं वो आपके शरीर में स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी कि जो विटामिन्स होते हैं ये हमारे भोजन में बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होते हैं और इतनी अति सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होते हुए भी हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं कि नहीं करते हैं। और 5-6 प्रकार की जो विटामिन्स आपको बताई थी उन सभी विटामिन्सों की कमी से विभिन्न प्रकार के रोग आपके शरीर में प्रकट हो जाते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन B12 की कमी से बेरी होता है, विटामिन B3 की कमी से क्या होता है? विटामिन B3 को क्या बोला था बताओ? विटामिन B3 की कमी से होता है पेलेग्रा, नियासिन। और विटामिन B2 की कमी से होता है क्या? राइबोफ्लेविनोसिस। विटामिन B2 जिसका रासायनिक नाम क्या था? राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से राइबोफ्लेविनोसिस रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। और डी की कमी से आपकी हड्डियां कमजोर और भंगुर हो जाती हैं। तो इतनी सारी विटामिन्स जो आपके भोजन में उपस्थित होती हैं इनसे विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। अतः हमारे भोजन में विटामिन युक्त पदार्थों का मिश्रण होना अति आवश्यक होता है। ठीक इसी प्रकार से जिस तरह से विटामिन हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं उसी प्रकार से और जो पोषक पदार्थ है वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अब अगर विटामिन की पूर्ति हो गई और प्रोटीन की कमी हो गई तो हम प्रोटीन कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। अगर विटामिन प्रोटीन दोनों की पूर्ति हो जाती है और अगर खनिज लवणों की कमी हो जाती है तो हम खनिज कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि प्रोटीन कुपोषण के कारण हमारे शरीर के ऊपर क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन कुपोषण मैंने आपको इस प्रोटीन कुपोषण के बारे में बताया था कि प्रोटीन कुपोषण का सबसे प्रमुख कारण क्या माना जाता है। प्रोटीन कुपोषण का सबसे प्रमुख कारण माना गया था गरीबी और अज्ञानता।
एक तो लोगों को इसके बारे में, जो रूरल एरिया में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, उनको इस बात का पता नहीं होता कि हमें किस तरह का भोजन करना चाहिए और उस भोजन के अंदर कौन कौन से तत्व उपस्थित होते हैं और इन तत्वों की हमें क्या आवश्यकता होती है, हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसकी अज्ञानता होती है उन लोगों के अंदर। तो कई बार लंबे समय तक प्रोटीन की कमी उनके शरीर के अंदर, उनके भोजन के अंदर वो बनी रहती है और लगातार रूप से उस प्रोटीन की कमी के दुष्प्रभाव उनके शरीर पर दिखाई देने लगते हैं। एक तो अज्ञानता के कारण ऐसा हो जाता है, दूसरा गरीबी के कारण ऐसा हो जाता है। गरीब जो लोग होते हैं वो अपने भोजन में जानबूझकर भी प्रोटीन को सम्मिलित नहीं कर पाते हैं, उनके लिए प्रोटीन युक्त भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो उनके शरीर में भी इसके दुष्प्रभाव प्रकट होने लगते हैं। तो देखते हैं हम कि प्रोटीन कुपोषण के कारण हमारे शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं और इनके क्या दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन कुपोषण। तो देखो, गरीबी या अज्ञानता के कारण जब हमारे भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन सम्मिलित नहीं हो पाती है तो हम प्रोटीन कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। प्रोटीन कुपोषण के कारण निम्न 2 रोग होते हैं। चलो यहाँ पर एक लाइन और शामिल कर देता हूँ। प्रोटीन कुपोषण का जो दुष्प्रभाव होता है या प्रोटीन कुपोषण के कारण जो सबसे अधिक प्रभावित होने वाले होते हैं वो लोग कौन से हैं? इसके कारण सबसे अधिक बच्चे प्रभावित होते हैं। जो 1 से 5 या 7 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर प्रोटीन कुपोषण का सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो महिलाएं गर्भवती होती हैं, जब बच्चा गर्भ में होता है तो उस गर्भस्थ शिशु को विकसित होने के लिए प्रोटीन की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन गरीब तबके के जो लोग होते हैं, वो माएँ होती हैं, वो माताएं प्रोटीन युक्त भोजन नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण उस गर्भ में पल रहा जो शिशु होता है उसके अंदर भी प्रोटीन की कमी आ जाती है। फिर वो जब गर्भ से बाहर निकलता है, उसका जन्म हो जाता है, तो भी उसके लिए लगातार प्रोटीन की कमी होती है। तो उनके शरीर पर इस प्रोटीन की कमी के लक्षण स्पष्ट दिखते हैं और 2 प्रकार के रोग होने की संभावनाएं पूरी बनी रहती हैं। तो देखो, मैं नोट कर देता हूं। गर्भवती महिला एवं किशोर अवस्था में प्रोटीन की प्रमुख आवश्यकता होती है। प्रमुख आवश्यकता
होती है। प्रोटीन कमी के कारण निम्न रोग हो जाते हैं। अगर प्रोटीन की कमी आपके शरीर में हो रही है तो आपको निम्नलिखित रोग हो सकते हैं। पहला रोग है क्वाशिओरकोर। क्वाशिओरकोर प्रोटीन कुपोषण के कारण होने वाला पहला रोग कौन सा है? क्वाशिओरकोर। इस रोग में क्या होता है? देखो, इस रोग में बच्चे का पेट फूल जाता है, भूख कम लगती है, त्वचा पीली और सख्त हो जाती है और स्वभाव उसका चिड़चिड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर इसके लक्षण लिख देते हैं। इस रोग में बच्चे का पेट फूल जाता है, उसे भूख कम लगती है तथा बच्चे का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। बच्चे का स्वभाव कैसा हो जाएगा? चिड़चिड़ा। बच्चे का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। तो देखो, बच्चों में ये लक्षण प्रकट होते हैं। बच्चे का पेट फूल जाएगा, भूख कम लगेगी, उसका स्वभाव कैसा हो जाएगा? चिड़चिड़ा हो जाएगा और उसकी जो त्वचा होती है वो त्वचा पीली, शुष्क, काली, धब्बेदार हो जाती है। इसके अलावा और क्या लक्षण होगा? देखो, इसके अलावा बच्चे की त्वचा पीली, शुष्क, त्वचा कैसी है गई? पीली, शुष्क हो गई, काली हो जाती है, पीली, शुष्क, काली, धब्बेदार होकर फटने लगती है। पपड़ी सी जम जाती हैं त्वचा के ऊपर, पपड़ी सी जम जाती हैं और स्किन फट जाती है। और बहुत बार आप लोगों ने ऐसे देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनकी त्वचा में दरार आ जाती है और उनसे ब्लड भी बाहर आने लगता है। कई बार उनके भयंकर रूप से प्रोटीन की कमी होती है और ये किशोर अवस्था में भी हो जाता है, यानी कि जब आपकी उम्र 15-16 साल की होती है, उन बच्चों के अंदर भी ये लक्षण प्रकट होने लगते हैं। ठीक है ना? तो ये क्वाशिओरकोर के लक्षण आप लोग देख रहे हैं। इस रोग में बच्चे का पेट फूल जाएगा, पेट तो मोटा हो जाता है और हाथ और पैर जो होते हैं वो बिल्कुल पतले पतले रह जाते हैं। हाथ और पैर तो कैसे हो गए? पतले पतले, और पेट फूल जाता है। भूख कम लगती है, भूख नहीं लगती है बिल्कुल भी, पेट फूला रहता है और हमेशा भरा भरा सा रहता है, इसलिए बच्चे को भूख भी नहीं लगती है। बच्चे का जो स्वभाव होता है वो कैसा हो जाता है? चिड़चिड़ा। आप उससे एक बात बोलेंगे, वो चिड़चिड़ापन से आपको जवाब देगा, यानी कि वो खेलता नहीं है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, रोता है या फिर चिल्लाता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? उसकी जो त्वचा है, त्वचा या तो पीली पड़ जाएगी, पूरी त्वचा पीली पड़ जाएगी, पीली नहीं तो काली काले धब्बे उसकी त्वचा के ऊपर आपको नज़र आने लगेंगे, सूखी सूखी सी हो जाएगी और वो उसमें बीच में कहीं कटने फटने की सी दरारें सी आने लगती हैं। ठीक है ना? पपड़ी सी त्वचा के ऊपर पड़ जाती है। तो ये क्वाशिओरकोर के लक्षण हैं। और क्वाशिओरकोर जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है।
प्रोटीन कुपोषण की कमी से होने वाला पहला रोग कौन सा हो गया? क्वाशियोरकोर। अब देखो प्रोटीन कुपोषण की कमी से दूसरा वाला रोग कौन सा होता है? दूसरा रोग देखते हैं हम। दूसरा रोग है मेरस्मस। मेरस्मस प्रोटीन कुपोषण के कारण होने वाला दूसरा रोग कौन सा है? मेरस्मस। जब भोजन में प्रोटीन के साथ साथ पर्याप्त ऊर्जा की कमी होती है, यानी कि भोजन के अंदर प्रोटीन तो कम है ही, लेकिन साथ में उस भोजन से आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा भी नहीं मिल रही है। तो ऊर्जा क्यों कमी है गई और प्रोटीन क्यों कमी है गई? तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? शरीर सूखकर दुर्बल हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? जो शरीर होता है वो शरीर सूखकर दुर्बल हो जाता है। आँखें जो होती हैं बच्चे की, आँखें कांतिहीन तथा अंदर की ओर, आँखें कांतिहीन और अंदर की ओर धंस जाती हैं। इस स्थिति को मेरस्मस रोग कहते हैं। तो देखो आप दोनों रोगों को ढंग से देख लो। मेरस्मस रोग में क्या हुआ है? प्रोटीन के साथ साथ अगर आपके भोजन के अंदर पर्याप्त ऊर्जा की कमी हो जाती है, यानी कि पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा भी नहीं मिलती है और प्रोटीन की तो कमी है ही, तो जो व्यक्ति का या बच्चे का जो शरीर होता है वो सूखकर कैसा हो जाएगा? दुर्बल हो जाता है। बच्चे का शरीर सूखकर कैसा हो जाता है? दुर्बल हो जाता है। और उसकी जो आँखें होती हैं, आँखों के अंदर जो शाइनिंग होती है, आपकी आँखों के अंदर जो चमक होती है वो चमक नहीं होती, उनकी आँखें फीकी फीकी सी होती हैं, ठीक है ना। आँखें कांतिहीन हो जाती हैं, यानी कि कोई चमक उनकी आंखों के अंदर नहीं होती और जो आंखें होती हैं वो अंदर की तरफ धंस जाती हैं। तो बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि उनका जो ये नेत्र कोटर होता है, इसको बोलते हैं हम नेत्र कोटर। नेत्र कोटर तो बाहर की तरफ निकला रहता है और आंखें बहुत अंदर की तरफ गड्ढे से में रखी होती हैं, तो अंदर की ओर तो धंस जाती हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बचपन में उन्हें ये प्रोटीन की कमी हुई होगी और प्रोटीन के साथ साथ उनके भोजन में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा भी नहीं रही होगी, इसलिए उन्हें ये बीमारी हुई होगी मेरस्मस। और उस बीमारी के कारण उनकी जो आंखें हैं वो काफ़ी भीतर तक चली जाती हैं और ये जो नेत्र कोटर होता है ये बाहर की तरफ उभरा हुआ आपको दिखाई देता है, ठीक है ना। तो मेरस्मस रोग में क्या होता है? भोजन के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में जब ऊर्जा की भी कमी होती है तो हमें मेरस्मस रोग होता है। और ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में हमारा शरीर दुर्बल हो जाएगा। जब ऊर्जा ही नहीं मिलेगी तो शरीर कमज़ोर होगा, शरीर दुर्बल हो जाएगा, आंखें कांतिहीन हो जाएंगी और अंदर की ओर धंस जाती हैं। अब देखो इन दोनों रोगों में आप लोग यहाँ पर ध्यान देना। कई बार ऐसा होता है कि कौन सा रोग ऐसा है जिसके कारण बच्चे का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और उसकी त्वचा पीली, शुष्क और काली धब्बेदार हो जाती है। किस रोग में बच्चे के स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, उसकी त्वचा पीली, काली, धब्बेदार हो जाती है?
तो बीच में से इस तरह से लाइन को पुटअप कर लिया जाता है और लाइन को पुटअप करके आपसे उसका रोग का नाम पूछा जाता है। तो हमको इनके लक्षण ध्यान में रखने होते हैं, रोगों के ये लक्षण ध्यान में रखने होते हैं। जब हमें रोगों के लक्षण ध्यान में होते हैं तो हम आसानी से, जैसे ही इस रोग का कोई भी लक्षण हमारे सामने आएगा, हमें तुरंत रोग का नाम ध्यान आ जाएगा। तो बीच में, क्योंकि पाठ 1 में से भी, इस चैप्टर में से भी एक प्रश्न 1 नंबर का आपसे बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो 1 नंबर का क्वेश्चन जिस चैप्टर में से पूछा जाता है, उन सभी चैप्टर्स में ये कहीं से भी पुटअप किया जा सकता है। मैरस्मस रोग है, इसमें आपको पता ही है कि ऐसा रोग कौन सा है। किस, प्रश्न इस तरह से होता है कि किस रोग में भोजन के साथ, भोजन में प्रोटीन के साथ साथ पर्याप्त ऊर्जा की भी कमी हो जाती है। अगर आपके भोजन में प्रोटीन के साथ साथ पर्याप्त ऊर्जा की कमी हो तो कौन सा रोग हो जाएगा? मैरस्मस रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? मैरस्मस रोग हो जाता है। तो बच्चों देखो ध्यान से, दोनों प्रकार के रोगों को ध्यानपूर्वक देखते हुए आप इनको नोट करेंगे। और प्रोटीन कुपोषण की जानकारी भी ऊपर मैंने पूरी आपको यहाँ पर नोट कर दी है, जिसमें आपको कारण भी बताया है कि प्रोटीन कुपोषण जो होता है वो गरीबी और अज्ञानता के कारण होता है। जब पर्याप्त मात्रा में आपके में भोजन में प्रोटीन शामिल नहीं हो पाती है तो हम प्रोटीन कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। और अधिकांशतया इसका जो दुष्प्रभाव होता है वो किन पर पड़ता है? बच्चों पर पड़ता है। और बच्चों के अलावा किस किस को प्रोटीन की आवश्यकता होती है अपने शरीर के लिए? जब महिलाएं गर्भवती हों या आप किशोर अवस्था में हैं तो उस समय आपको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि बढ़ते हुए बच्चों को प्रोटीन बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। बढ़ता हुआ बच्चा किशोर अवस्था में ही होता है, ठीक है ना। और गर्भस्थ शिशु के विकास में प्रोटीन प्रमुख भूमिका निभाती है, तो गर्भवती महिला के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अतः यहाँ पर आपको सारी जानकारियाँ दे दी गई हैं, आप ध्यानपूर्वक इनको देखिए और नोट करिए, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं हम अब किसके लिए? खनिज कुपोषण के लिए। किसके लिए बात करेंगे अब हम? खनिज कुपोषण। प्रोटीन कुपोषण की बात हमने कर ली, विटामिन कुपोषण की बात कर ली। अब जो तीसरा प्रमुख आपका जो अवयव है भोजन का, वो कौन से हैं? खनिज। खनिज कुपोषण। खनिज का मतलब होता है, खनिज पदार्थ का मतलब होता है, खनिज किसको बोलते हैं बताओ? जिनको खनन क्रिया द्वारा पृथ्वी के गर्भ से निकाला जाता है, यानी कि तत्व, यौगिक पदार्थ, ये सब क्या होते हैं? खनिज होते हैं। अब खनिजों में आपके शरीर के वृद्धि और विकास के लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक होते हैं? तत्व, मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। आपके शरीर के लिए आवश्यक विभिन्न तत्व, जैसे कि आपके हड्डियों के निर्माण के लिए कौन सा चाहिए? कैल्शियम चाहिए, फास्फोरस चाहिए। हड्डियों के निर्माण के लिए क्या जगह चाहिए? कैल्शियम और फास्फोरस चाहिए। रक्त के निर्माण के लिए आपको आयरन चाहिए, लोहा आपके रक्त के अंदर होता है। आपकी मानसिक प्रक्रियाओं के विकास के लिए, तंत्रिकाओं के विकास के लिए, मांसपेशियों के संकुचन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सोडियम और पोटेशियम चाहिए। क्या क्या चाहिए? सोडियम और पोटेशियम। और एक कौन सा चाहिए हमको? आयोडीन चाहिए। क्यों? आयोडीन की कमी से हमको गलगंड या घेंगा रोग हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो तत्व हैं वो आपके शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर ये खनिज तत्व आपको नहीं मिल पाते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार के रोग होने की संभावनाएं बन जाती हैं, जिसको बोलते हैं हम खनिज कुपोषण। अगर ये सभी खनिज तत्व आपके भोजन में शामिल नहीं हैं, इनमें से कोई सा भी तत्व अगर कम पड़ जाता है तो उसके स्पष्ट दुष्प्रभाव आपके शरीर पर दिखाई देने लगते हैं। अतः खनिज पदार्थों का भी नितांत आवश्यक है हमारे भोजन में होना। तो भोजन के अंदर जो ये खनिज पदार्थ उपस्थित होते हैं, ये कैसी अवस्था में होते हैं और किस अवस्था में हमारा शरीर इनको अवशोषित कर पाता है, तो यहाँ पर आपको
पाचन प्रक्रिया के समय से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी भोज्य पदार्थ आप लोग खाते हो उसको भले ही आप ठोस अवस्था में खाते होंगे, यानी कि रोटियां सब्जियां भले ही हम ठोस अवस्था में खाते होंगे, लेकिन जब भोजन का पाचन होता है तो प्रत्येक जो पोषक तत्व है उसे तरल अवस्था में या द्रव अवस्था में छोटी आंत के द्वारा अवशोषित करके रक्त के अंदर डाल दिया जाता है और वो रक्त उन सभी तत्वों को जहाँ भी शरीर में आवश्यकता होती है उस स्थान पर पहुँचा देता है। ठीक है ना। तो ये सभी के सभी जो आवश्यक पोषक तत्व हैं ये तरल अवस्था में आपके शरीर के अंदर पहुंचते हैं और उसके बाद भले ये कोई अवस्था में बदल जाते हैं। जैसे आयरन की अगर मैं बात करूं तो आपके रक्त के अंदर लिक्विड अवस्था में होता है, तरल अवस्था में होता है। कैल्शियम और फास्फोरस आपकी हड्डियों का निर्माण कर रहे हैं, वो ठोस अवस्था में हैं। ठीक है ना। लेकिन आप सीधे सीधे एक साथ कोई भी कैल्शियम की, आयरन की कोई चीज़ को खाकर उनकी पूर्ति नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी एक निश्चित मात्रा आपके शरीर के विकास के लिए आवश्यक होती है। तो अगर इनकी एक्सेस अमाउंट, अगर इनकी मात्राएं अधिक हो जाती है वो भी शरीर के लिए नुकसानदायक होती हैं। तो अधिक मात्रा भी नहीं चाहिए शरीर को, एक उचित लेवल तक, एक अच्छे स्तर तक इनका होना हमारे शरीर में आवश्यक होता है। तो हम देखते हैं कि खनिज कुपोषण के कारण हमारे शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं और कौन कौन से खनिज पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी हमको सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। आवश्यक खनिज तत्व तो कई हैं जिनकी हमको आवश्यकता होती है, लेकिन प्रमुख रूप से कौन कौन से खनिज तत्व हमको चाहिए होते हैं उनके बारे में हम खनिज कुपोषण में बात करेंगे। तो आगे बात करते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के खनिज होते हैं वो आपके शरीर के संचालन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, लेकिन इनकी कमी अगर शरीर में हो जाती है तो विभिन्न प्रकार के रोग होने की संभावनाएं हो जाती हैं। तो यहाँ पर नोट करेंगे, विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व शरीर के संचालन में, शरीर के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर इनकी कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इनकी कमी से शरीर में कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे निम्न खनिज तत्वों की शरीर को प्रमुख आवश्यकता होती है। अब देखो कौन कौन से खनिज तत्व हैं। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले मैं नंबर 1 हेडिंग डाल रहा हूँ, आयरन की बात कर रहे हैं। आयरन का प्रतीक क्या होता है? Fe। पहला खनिज तत्व आपके सामने में ले रहा हूँ भाई साहब, आयरन। और आयरन क्या काम करता है बताओ? आयरन क्या काम करता है? देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, आपका जो रक्त है उस रक्त में एक लाल रंग का वर्णक पाया जाता है जिसको बोला जाता है हीमोग्लोबिन।
जिसको क्या बोला जाता है, हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन का जो सबसे प्रमुख काम होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का और CO2, मेनली तो ऑक्सीजन का होता है, लेकिन CO2 भी लिख सकते हैं, यानी कि आप लोग कह सकते हो गैसों का परिवहन, गैसों का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन को आपके फेफड़ों के अंदर से लेकर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। अगर आपके रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है तो आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन का जो प्रवाह हो रहा है उस प्रवाह में भी कमी महसूस की जा सकती है। और अगर ऑक्सीजन गैस आपकी कोशिकाओं के पास नहीं पहुंच पाती है तो कोशिकाओं के अंदर उपापचयी क्रियाएं धीमी हो जाती हैं, और उपापचयी क्रियाएं अगर धीमी हो गई तो कोशिकाएं धीरे धीरे शिथिल होने लगती हैं, और जब कोशिकाएं शिथिल हो जाती हैं तो वो जो आपका शरीर का हिस्सा होता है वो धीरे धीरे सुन्नापन की ओर अग्रसित होने लग जाता है। अतः आपके शरीर के लिए हीमोग्लोबिन की आवश्यकता बहुत नितांत होती है। तो कई बार आपने डॉक्टर से ऐसे कहते सुना होगा कि आपके शरीर में आयरन की कमी है या खून की कमी है। जब शरीर में खून की कमी बताई जा रही है तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन की कमी है, और जब हीमोग्लोबिन की कमी आ रही है तो इसका मतलब किसकी कमी है, आयरन की कमी है। और अगर आयरन की कमी आपके रक्त में ये बनी रही तो आपको एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं रक्तहीनता या एनीमिया रोग। और इस एनीमिया रोग के अंदर आपके शरीर में जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं उनकी संख्या घटती चली जाती है, हीमोग्लोबिन का लेवल घट जाता है। और जब हीमोग्लोबिन का लेवल जब घट जाता है तो आपके मस्तिष्क को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, तो आपका मस्तिष्क आपके पूरे शरीर के ऊपर नियंत्रण रखने में समर्थ नहीं होता है। और जब मस्तिष्क का नियंत्रण आपकी बॉडी पर नहीं होगा ठीक ढंग से तो शरीर के सभी अंगों की जो प्रक्रियाएं हैं वो सब प्रभावित होती हैं, जिससे आपका पूरा का पूरे शरीर का जो सिस्टम होता है वो गड़बड़ हो जाता है। इसलिए आपके रक्त में हीमोग्लोबिन का लेवल उचित स्तर तक होना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे कि पुरुष के अंदर ये 11 से 12 ग्राम पर क्यूबिक mm होना चाहिए, और लेडीज़ के अंदर 14 से 15 ग्राम पर क्यूबिक mm होना चाहिए। अगर इस लेवल से हीमोग्लोबिन नीचे गिरता है तो आपके शरीर में उसके दुष्प्रभाव दिखाई देने लगते हैं। दुष्प्रभाव कैसे दिखाई देने लगते हैं, जैसे आपकी जो मांसपेशियाँ होती हैं ना, घुटने के नीचे की जो पिंडरी होती है उनमें दर्द होने लगता है, पामन में भड़कामन चलने लग पड़े, तलवाओं में जलन होने लग जाती है। तो ये सारे दुष्प्रभाव जो होते हैं वो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होते हैं। और हीमोग्लोबिन के निर्माण में सबसे प्रमुख भूमिका निभाने वाला तत्व कौन सा है, आयरन, लोहा। तो लोहा आपके शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक खनिज पदार्थ होता है, तो हम इसके बारे में लिखते हैं, ठीक है ना। लौह तत्व रुधिर के हीमोग्लोबिन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो लौह तत्व होता है वो रक्त के हीमोग्लोबिन का एक प्रमुख भाग होता है। आयरन रक्त के हीमोग्लोबिन का प्रमुख भाग होता है। आयरन जो होता है वो किसका सबसे प्रमुख भाग है, हीमोग्लोबिन का। और अभी आपको बताया था हीमोग्लोबिन, अगर आयरन की कमी हो जाती है तो हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होगा, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, और हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो खून की कमी है गई, और खून की कमी होने पर तो शरीर के अंदर सब गड़बड़ हो ही जाता है। अतः आयरन, कोष्ठक में मैं लौह लिख देता हूं, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग बताया तभी, एनीमिया रोग, एनीमिया रोग। और इसका एक दूसरा नाम भी है रक्त अल्पता हो जाता है।
रक्त अल्पता, रक्त अल्पता का मतलब समझ ही रहे होंगे, शब्द से समझ आ रहा होगा कि रक्त जो है वो अल्प मात्रा में रह जाता है, यानी कि कम हो जाता है। तो रक्त की कमी, खून की कमी का रोग का नाम क्या हो गया? एनीमिया रोग, ठीक है ना। दूसरा जो खनिज पदार्थ है उसकी बात करूं मैं, सोडियम। सोडियम का जो प्रतीक होता है वो Na होता है। तो सोडियम जो खनिज तत्व है वो आपकी क्या मदद करता है बताओ? सोडियम जो तत्व है वो मांसपेशियों के संकुचन, तंत्रिकीय संचरण और शरीर का विद्युत अपघट्य संतुलन बनाने में प्रमुख भूमिका निभाता है। आयरन की पूर्ति करने के लिए आप लोग कहाँ से क्या चीज़ खानी चाहिए? आयरन की पूर्ति के लिए हमें हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती है ना, वो सबसे ज़्यादा आयरन की पूर्ति करती हैं। और आयरन के लिए हम सेब खाते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जो सेब होता है उसको अगर आप काट के रख देते हो थोड़ी देर, तो सेब के ऊपर एक भूरे रंग की परत जम जाती है। एक बैंगन होता है, बैंगन ब्लैक कलर का हो जाता है। तो कुछ सब्जियां, फल ऐसे होते हैं जिनके अंदर आयरन प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। जैसे पालक होता है, उसके अंदर आयरन खूब होता है। बथुआ के अंदर आयरन खूब होता है। हरी मेथी के अंदर आयरन खूब होता है। तो हरी पत्तीदार सब्जियों के अंदर आयरन खूब होता है और सेब के अंदर आयरन खूब होता है। तो ये आयरन युक्त चीज़ें खाने से हमें इसकी पूर्ति हो जाती है। और अगर इन सारी प्राकृतिक स्रोतों से पूर्ति नहीं होती तो इसके लिए कुछ मेडिसिन्स भी दी जाती हैं। तो अब बात करते हैं हम सोडियम की। सोडियम की कमी के कारण मांसपेशीय संकुचन, तंत्रिकीय संचरण, इस तत्व द्वारा मांसपेशीय संकुचन, तंत्रिकीय आवेग, तंत्रिकीय आवेग जो तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा सूचनाओं को लाने ले जाने का काम करता है, तंत्रिकीय आवेग संचरण, तंत्रिकीय आवेग संचरण और शरीर का विद्युत अपघटन और संतुलन बनाए रखना तथा शरीर का संतुलन बनाए रखने में प्रमुख भूमिका होती है। देखो सोडियम जो तत्व है वो कितना आवश्यक है। सबसे ज़्यादा आवश्यकता तो इसकी जहाँ तब होती है जब तंत्रिकीय आवेग जो होता है ना, यानी कि जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वो संवेदनाओं को ग्रहण करके मस्तिष्क को पहुंचाती है। मस्तिष्क से उस आवेग को लेकर तंत्रिकाएं फिर कहाँ पहुंचाती हैं? क्रियाकारी अंगों के पास पहुंचाती हैं। तो उस जगह पर सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है तंत्रीय आवेग के संचालन के लिए। और तंत्रिकीय आवेग का संचालन करने के लिए सोडियम तत्व की आवश्यकता होती है। अगर आपके शरीर के अंदर सोडियम और पोटेशियम भी इसी कार्य सोडियम के साथ इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हमारे शरीर में सोडियम और पोटेशियम का जो लेवल होता है वो अगर एक निश्चित लेवल से घटता है तो आपका जो मस्तिष्क होता है उसके अंदर जो तंत्रिकीय आवेग का संचरण है वो क्षीण हो जाता है। समझ आ रही है बात? क्षीण का मतलब सोडियम पोटेशियम का लेवल घटने के कारण हमारी जो याददाश्त होती है, जो फ्लॉपी आपके मस्तिष्क के अंदर जमा है, जितनी भी चीज़ें आप देखते हो वो सबकी याददाश्त आपके प्रमस्तिष्क में जमा होती है, उसमें कमी आ जाती है। यानी कि आप भूलने लग जाते हो सारी चीज़ों को हम भूलने लग जाते हैं। और कई बार आपने ऐसे शब्द भी सुने होंगे कि इसकी याददाश्त चली गई। तो याददाश्त जब चली जाती है तो किसी भी चोट के कारण, किसी भी आघात के कारण, किसी भी बॉडी एक्सीडेंट के कारण, शरीर के अंदर कोई भी दुर्घटना, अंदर ही अंदर कोई दुर्घटना हो जाती है, उसके कारण एक साथ अगर सोडियम और पोटेशियम का लेवल डाउन हुआ है तो तुरंत उसकी याददाश्त उस व्यक्ति की चली जाती है।
तो आपके मानसिक स्तर को रेगुलर बनाए रखने के लिए, तंत्रिकाओं के संचरण के लिए, मांसपेशियों के संचालन के लिए सोडियम एक प्रमुख खनिज तत्व होता है। और सोडियम खनिज तत्व को आप लोग कहाँ से प्राप्त कर सकते हो? सोडियम का सबसे प्रचुर, जो सबसे सस्ता, सुलभ और अच्छा स्रोत है आपको नमक। आप लोग नमक खाते हो, नमक का सामान्य सूत्र सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। वहाँ से आपको सोडियम की पूर्ति प्रत्येक व्यक्ति को रेगुलर होती रहती है। समझ में आ रही है ना बात? इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने सारे सिस्टम को ठीक प्रकार से चलाता रहता है। बहुत ही कम चांस ऐसे होते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर इसकी कमी आ जाए, क्योंकि हम रोजाना नमक खाते हैं तो हमारे शरीर को जितनी आवश्यकता है उतना सोडियम हमको रोजाना मिल जाता है। इसके अलावा दूध, मांस, अंडा, मछली, इनके अंदर से भी हम सोडियम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना? मैं नोट कर देता हूं, सोडियम की पूर्ति सामान्यतया नमक NaCl, ठीक है ना, सोडियम आ गया ना, नमक, दूध, अंडा आदि से, मांस मछली भी है इसके अंदर की जाती है। ठीक है, ये चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद तीसरे खनिज तत्व की अगर बात करें तो वो है पोटेशियम। पोटेशियम की जो भूमिका होती है वो भी यही होती है, यही काम करता है, सोडियम के साथ ही मिलकर करता है ये। इसके द्वारा मांसपेशीय संकुचन, मांसपेशी संकुचन, तंत्रिकीय आवेग संचरण, तंत्रिकीय आवेग का संचरण और शरीर का संतुलन। जब आपके मस्तिष्क के अंदर सारी तंत्रिकाएं ठीक से काम करेंगे तो शरीर का संतुलन भी बना रहेगा। शरीर का संतुलन और जो कोशिकाओं की विभिन्न क्रिया होती हैं तथा विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं में मुख्य भूमिका निभाई जाती है। किसके द्वारा? पोटेशियम के द्वारा। अब पोटेशियम की पूर्ति कहाँ से करोगे आप जो भी खाना खाते हो, जो भी खाना खाते हो उसके अंदर पोटेशियम आपको मिल जाता है। सभी खाद्य पदार्थों में, खाद्य पदार्थों से इसकी पूर्ति होती है, इसकी पूर्ति होती है। जो भी आप भोजन करते हो उसके अंदर से आपको पोटेशियम लगातार मिलता रहता है। अगली अगर हम बात करें, और बात कर रहे हैं हम भाई साहब किसकी? कैल्शियम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है ना, मैं एक एक तत्व ले रहा हूँ। कैल्शियम, कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है? Ca। 20 नंबर पर आता है ये तत्व कैल्शियम। अब देखो ये कैल्शियम जो होता है ये क्या करता है? यह तत्व विटामिन डी के साथ, कैल्शियम जो होता है विटामिन डी के साथ मिलकर हमारे दांत
वे हड्डियों को मजबूत बनाता है। विटामिन डी के साथ मिलकर दांत और हड्डियों को मजबूत बनाने का काम किसका हो गया? कैल्शियम का हो गया। अब बताओ इसकी पूर्ति कहाँ से होगी? इसकी पूर्ति अंडा, दूध, हरी सब्जी, हरी सब्जियों से होती है। ये सारी चीज़ें हमारे भोजन में शामिल होती हैं कभी ना कभी, तो इनकी पूर्ति भी हमारे शरीर के लिए अक्सर होती रहती है, कैल्शियम की पूर्ति भी। ठीक है, कैल्शियम किसके साथ मिलकर काम करता है? विटामिन डी के साथ मिलकर काम करता है, और विटामिन डी के साथ मिलकर आपके दांत बनाता है और आपकी हड्डियां बनाता है, और इन दोनों को क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है कैल्शियम। ओके, अगली बात करते हैं हम फास्फोरस की। ऊपर से मैं इसको मिटा रहा हूं यहाँ से। फास्फोरस जो होता है वो भी कैल्शियम के साथ मिलकर, फास्फोरस भी कैल्शियम के साथ मिलकर आपके दांत और हड्डियों को मजबूत बनाने में प्रमुख भूमिका निभाता है। ठीक है ना? तो फास्फोरस के बारे में लिखेंगे हम, अगली हेडिंग डाल देंगे फास्फोरस। 5 नंबर, इसका प्रतीक होता है P। 15 नंबर पर आता है यह तत्व। देखो कैल्शियम तो किसके साथ मिल रहा है? विटामिन डी के साथ। फास्फोरस किसके साथ मिलेगा? कैल्शियम के साथ। यह तत्व कैल्शियम के साथ मिलकर, कैल्शियम के साथ मिलकर दांत व हड्डियों को, दांत व हड्डियों को मजबूत बनाता है। और आप लोग इसकी पूर्ति भी कहाँ से कर सकते हो बताओ? इसकी पूर्ति भी कहाँ से कर सकते हैं हम? वही दूध, हरी सब्जी, और जो आपके दैनिक जो भोजन होते हैं, जो भी खाना खाते हो, इसकी पूर्ति दूध, अंडा, हरी सब्जी, सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स आदि से की जा सकती है। यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी आपको मैं बता देता हूँ कि कैल्शियम जो और फास्फोरस जो दोनों खनिज तत्व हैं, इन दोनों खनिज तत्वों की अगर कमी होती है तो आपकी जो हड्डियाँ होती हैं वो कमज़ोर और भंगुर हो जाती हैं। इनकी कमी के कारण आपकी हड्डियाँ कैसी हो जाती हैं? कमज़ोर और भंगुर हो जाती हैं, और हड्डियाँ मुड़कर पास पास आ जाती हैं, और सभी जितने भी आपके शरीर के जॉइंट है सब में कट कट की आवाज़ आने लगती है, और छोटी सी भी चोट लगने पर आपकी हड्डियाँ टूट जाती। और इस तरह का जो इनकी हड्डियों का भंगुर होना या अस्थियों का एक दूसरे के साथ मुड़ना, ये सब एक रोग होता है, और इस रोग को बोलते हैं हम ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि अस्थि संध्यार्थी। हिंदी में बोलेंगे इसको अस्थि संध्यार्थी। जहाँ में घुटनों में दर्द होगा, नीचे के जो पंजे होते हैं वहाँ पर जॉइंट होता है उनमें दर्द होता है, इनमें दर्द होता है, ये अस्थि संध्यार्थी रोग होता है, या इसको बोलेंगे हम ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है ना? इसके बाद अगला जो खनिज तत्व है वो क्या है? आयोडीन। अगला खनिज तत्व हमारे पास क्या है? आयोडीन। आयोडीन को हम दर्शाते हैं आई से।
ठीक है ना। आयोडीन को किससे दर्शाते हैं हम? आई से। यहाँ पे कैल्शियम में भी मैंने नहीं लिखा है और फास्फोरस में भी नहीं लिखा है मैंने, तो आप भले ही एक जगह लिख सकते हैं, इसकी कमी से हड्डियां कमजोर व भंगुर हो जाती हैं। और ये लाइन आप यहाँ भी शामिल कर सकते हो कैल्शियम के साथ, ठीक है ना। हड्डियाँ को मजबूत बनाता है, अगर कमी रहेगी तो हड्डी कमज़ोर रह जाएगी, सीधी सी बात है। अब हम बात कर रहे हैं कई की? आयोडीन की। आयोडीन जो होता है ये किसके लिए आवश्यक होता है? आयोडीन जो खनिज पदार्थ है ये आपकी जो गले में ग्रंथि स्थित है जिसको बोलते हैं हम थायराइड ग्रंथि, और उस थायराइड ग्रंथि से हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन, और ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये आपके शरीर की विभिन्न उपापचय क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। यानी कि आपके शरीर के अंदर जो उपापचय क्रियाएं होती हैं, जो शरीर के अंदर विभिन्न तत्वों का एक लेवल बना होता है, उन सारी चीज़ों में मुख्य भूमिका निभाने वाला होता है थायरोक्सिन हार्मोन। ये आपके हार्ट बीट को भी कंट्रोल करता है, आपके डाइजेशन को भी कंट्रोल करता है, एक्सक्रीशन को भी कंट्रोल करता है, यानी कि बहुत सारी चीज़ों पर नियंत्रण करने वाला होता है कौन? थायरोक्सिन हार्मोन। इसलिए बोलते हैं इसको कोशिकीय उपापचय क्रियाओं पर कंट्रोल करने वाला। अगर थायरोक्सिन हार्मोन का स्रवण कम हो जाता है, थायरोक्सिन हार्मोन का स्रवण कम हो जाता है, तो उसका जो कारण माना जाएगा वो माना जाएगा आयोडीन। क्योंकि अगर आपको पर्याप्त मात्रा में आयोडीन मिलती रहती है तो आपकी थायराइड ग्रंथि पर्याप्त मात्रा में थायरोक्सिन हार्मोन निकालती रहेगी और आपके शरीर का काम ठीक से चलता रहेगा। लेकिन अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है, और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होने के कारण आपका जो गला होता है वो सूजकर लटक जाता है। हमारा गला सूजकर लटक जाता है, और इससे एक जो रोग होता है उसको क्या बोलते हैं हम? गलगंड या घेंगा रोग। ओके, गलगंड या घेंगा रोग, ठीक है ना। इस तत्व की आवश्यकता थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए होती है। थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए होती है, ठीक है ना। इसकी कमी से, इसकी का मतलब यहां पे नाम ही लिख देता हूं मैं, आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से हमारा आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन हार्मोन का स्रवण कम हो जाता है, जिसके कारण हमारा गला सूजकर लटक जाता है। इसे, इस रोग को क्या बोलेंगे? इसे गलगंड या घेंगा रोग, गॉइटर जिसको बोलते हैं, गलगंड या घेंगा रोग कहते हैं। तो बेटा ये हो गए आपके खनिज तत्वों के कारण, यानी कि खनिज कुपोषण, यानी कि जितने भी आवश्यक खनिज पदार्थ हैं जो आपके शरीर के लिए मुख्यतया आवश्यक होते हैं, वो आपको, ये मैंने 6 खनिज लिखाए हैं।
और इन खनिजों के कारण कोई क्या क्या परेशानियां आपको हो रही हैं वो सब आपको दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पर आयोडीन के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आयोडीन की पूर्ति आप लोग कहाँ से करोगे। आयोडीन की पूर्ति करने के लिए आप आयोडाइज्ड नमक खाते हो। आप जब भी नमक का पैकेट खरीद के लाते हो उसके ऊपर लिखा होता है आयोडीन युक्त, ठीक है ना। तो वो आयोडाइज्ड नमक आप खाते हो तो केवल आपको आयोडीन की पूर्ति करने के लिए नमक उपलब्ध होता है। इसलिए हमें एक अच्छी क्वालिटी का नमक ही खाना चाहिए, क्योंकि जो या तो हमारे पास जो नमक होता है मोटे वाला जिसकी हम पिसाई करते हैं, जो पहले आता था वो मोटे वाला नमक, उसके अंदर प्रचुर मात्रा में आयोडीन होती है, और या फिर जो अच्छी क्वालिटी के नमक होते हैं उनके अंदर पर्याप्त मात्रा में आयोडीन मिक्स होती है। और ये जो सस्ते वाले नमक होते हैं इनके अंदर पर्याप्त आयोडीन नहीं होती, जिनसे परेशानियाँ हो जाती हैं, क्योंकि उपापचय क्रियाओं का दुष्प्रभाव आपके मानसिक और शारीरिक लेवल दोनों पर पड़ता है। अतः हमें हमेशा आयोडीन युक्त नमक का ही उपयोग करना चाहिए, ठीक है ना। तो आयोडीन की पूर्ति कहाँ से कर पाओगे आप? आयोडीन युक्त नमक से कर पाएंगे हम, ठीक है ना। तो ये आपने देखे हैं कि हमारे शरीर पर खनिज पदार्थ क्या क्या दुष्प्रभाव डाल सकते हैं और कौन कौन से खनिज पदार्थ हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, और इन खनिज पदार्थों की पूर्ति हम किन किन स्रोतों से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर इनमें देखी हैं। तो आज आपने स्टडी किया है, आज आपने पढ़ा है खनिज कुपोषण और प्रोटीन कुपोषण। खनिजों में आपके पास सामने 6 खनिज पदार्थ हैं: लोहा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन। ये मुख्य रूप से आपके शरीर में भूमिका निभाने वाले खनिज तत्व हैं, जिनकी कमी अगर शरीर में हो जाती है तो तुरंत प्रभाव से आपके शरीर पर इसके दुष्प्रभाव दिखाई देने लग जाते हैं। इनके अलावा और भी कई खनिज तत्व हैं जिनकी आवश्यकता आपके शरीर की वृद्धि और विकास के लिए होती है, लेकिन सबसे जो मुख्य खनिज तत्व माने गए हैं वो आपके सामने मैंने नोट कर दिए हैं। ओके, आप इन खनिज तत्वों के बारे में नोट कीजिए और ध्यान दीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी तत्व के बारे में बात करते हैं, या फिर आपके लिए जो आवश्यक और अगला आवश्यक पोषक पदार्थ है वो कौन सा है? जल। इसके अगले वाला जो भाग में पोषक पदार्थ जो काम में लिया जाएगा वो कौन सा है? जल। तो जल के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पानी कैसा होना चाहिए, कैसे पानी को हमें पीना चाहिए, और कितना पानी पीना चाहिए, पानी हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक होता है, और पानी हमारे शरीर के लिए क्या क्या कार्य करता है। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तब तक के लिए आप इन सारी चीज़ों को नोट कीजिए। ओके, ठीक है, गुड बाय।